का लिखा दिया, जयमल का लिखा दिया और सांगा का तो समझ ही रहे हैं। ओके चलिए सुनिए अच्छे से। कल मैंने आपको समझाया था राइमल का, और राइमल के बारे में बताया था मैंने कितने पुत्र थे इनके, जिसमें सांगा का संघर्ष मैंने आपको बता दिया। संघर्ष हुआ था बोलो किसके साथ, और पृथ्वीराज सिसोदिया ने संघर्ष के दौरान ही क्या फोड़ी थी, ठीक है। दूसरा कौन था, जयमल, और तीसरा कौन था, राणा सांगा। अब कहानी चली थी कि सांगा का राजयोग के दौरान दो व्यक्तियों के पास लेकर गए थे, और राजयोग जो बताया गया था वो किसके हाथों में बताया गया था, सांगा। और जहां तक कि सांगा जो था कितने नंबर का पुत्र था, अब देखिए। और सांगा को विकट समय में शरण किसने दी थी, बोलो, करमचंद पवार ने। अब देखिए अच्छे से। अब मैंने आपको कहा था कि पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल को, ये दोनों जब तक मारे नहीं जाएंगे तब तक सांगा का राज्य अभिषेक, क्योंकि राजयोग भी तो यही कह रहा था। तो अब बिल्कुल पार्ट सेकंड स्टार्ट हो रहा है। पार्ट सेकंड अच्छे से देखिए, मूवी 2 पार्ट, वेब सीरीज है ये। हाँ, पार्ट 3 भी आएगा जिसमें युद्ध अभियान चलेंगे, तो देखिए अच्छे से। अब पार्ट 2 के अंदर पृथ्वीराज सिसोदिया, सुनो, पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में मैंने एक पॉइंट बताया था कि जब इन्होंने अपने सांगा की आंख फोड़ी थी, तब एक बात कही थी राइमल जी ने पृथ्वीराज सिसोदिया को कि मेरे जीते जी तू मेरी नजरों के सामने से मत आना, चला जा। कहा था ना, ये बताया था कि नहीं बताया था। अब सुन लो, जब संघर्ष हुआ था और पृथ्वीराज सिसोदिया ने आंख फोड़ दी थी किसकी, तो गुस्सा आया था किसको, और पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा कि मैं तेरा जीते जी मुंह देखना। अब अच्छा लोग, पृथ्वीराज सिसोदिया जिद्दी थे, गुस्सीले थे, पर वो एक आज्ञाकारी पुत्र थे। तो उन्होंने क्या किया, बिल्कुल अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और छोड़कर चले गए कौन सा तोड़, चित्तौड़ चले गए, और कुंभलगढ़ में, कौन से गढ़ में, कुंभलगढ़ में रहे। तो अब देखो अच्छे से, राइमल का पहला पुत्र कहां चला गया, दूसरा चला गया किसके पास, करमचंद के पास, और दूसरे की तो कोई जानकारी ही नहीं, मतलब किसकी, सांगा की। अब बताओ दरबार में कौन रहा, कौन सा मल, जयमल। अब सुनना अच्छे से, मेवाड़ का उस समय एक छोटा सा साम्राज्य था, मेवाड़ की एक ठिकाना था या जागीर थी, जिसका नाम था टोडा। क्या नाम था, टोडा साम्राज्य। अच्छे से देखते रहना। और टोडा साम्राज्य का राजा था शुरातन। कौन था रे, अरे बोलो कौन था, कौन था। और उस समय वाह रे वाह, कौन सा वाह, मालवा का कोई एक मुस्लिम सेनानायक होता है जो कौन से साम्राज्य पर अटैक करता है, और जो अटैक करता है उसका नाम होता है लल्लू खां। कौन सा खां रे, हाँ लल्लू। अब लल्लू आया, कहां आया रे, किसके ऊपर अटैक किया। अब सुरतन जी की इस युद्ध में क्या होती है, अरे मर जाओगे कमीनो, मारने पे तुले हुए हो, बस पहले देख तो लो, डिसीजन खुद ने ले लिया। कोई ऐसे लग रहा कि जैसे खुद वहां पे बैठे थे, इशारा कर दिया आउट। ये याद रखना, हारा था ना कि मरा था। अब जब इनको लगा, सुनो आप सुनते रहो, जब इनको लगा शुरातन को कि भाई मेरे सैनिक सबसे ज्यादा मरते जा रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। तो ये अपने पूरे कुटुंब को लेकर, कुटुंब का मतलब क्या होता है, क्या होता है, हाँ, कुटुंब और सैनिकों को, कुछ सैनिकों को लेकर वो निकल जाते हैं, बोलो कहां से,
टोडा से और निकल कर बच्चा लोग आते हैं वाड़ ही वाड़, और मेवाड़ के जो राजा होते हैं वो होते हैं, बोलो कौन से मल? रायमल। अब बताओ रायमल के दरबार में कौन आए? सुरतन आए, और सुरतन ने आकर कहा कि हे मेवाड़ के राजा, मैं टोडा साम्राज्य का राजा कौन हूं? सुरतन हूं, और मेरी हार हुई है। मेरे साम्राज्य पर लल्लू खां नामक सेनानायक ने क्या किया है? अटैक किया है, मालवा का है, मेरी हार हुई है और मैं आपके पास आया हूं। ये बात कई बच्चा लोग तो रायमल जी ने कहा कि हम हिंदुओं का परम ध्येय वाक्य है अतिथि। कोई बात नहीं, आपका साम्राज्य उजड़ा है, हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, आप मस्त रहिए। हम आपको कहां शरण देते हैं? मेवाड़ में, और जाइए हम आपको बदनौर की जागीर प्रदान करते हैं। कौन से नौर? और ये बदनौर था कौन से वाड़ा में? अब बताओ सुरातन कहां रहने लगा? भीलवाड़ा नहीं, बदनौर। कहां रहने लगा? अब सुरातन को जब शरण दी थी और रायमल के दरबार में उपस्थित था ना, तब एक घोषणा की थी। किसने? याद रखना, सुरातन ने। जब रायमल ने शरण दी थी तब सुरातन ने कहा, मेवाड़ के दरबार में सभी सेनानायक, सेनापति, रायमल सभी बैठे थे, तब घोषणा की कि जो भी मुझे मेरा साम्राज्य जीत कर देगा, कौन सा? टोडा साम्राज्य जीत कर देगा, उसको मैं और उसके साथ में मैं अपनी अति सुंदर पुत्री का विवाह करूंगा। अब ये घोषणा किसने की? बोलो बोलो। सुरातन ने घोषणा कर दी, और अब चला गया नौर ही नौर बदनौर। अब बच्चा लोग जिस टाइम घोषणा की थी उस समय हमारे कौन से मल जी? जयमल जी चित्तौड़ से बाहर गए हुए थे। अब चित्तौड़ में जब वापस आए तब जयमल जी के जो खासम खास दोस्त थे, अच्छे वाले जिगरे 62 दोस्त थे। हाँ, वो 62 बहुत मां खतरनाक होता है। कान खोल के सुन लेना, जिसको तुम बेस्ट फ्रेंड कहते हो ना, वही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करेगा ज्यादातर। इसलिए हर एक फ्रेंड, गाना एकदम सही बना है, सावधान रहे और अपने बेस्ट फ्रेंडों से दूर नहीं रहे, बच के रहे। हाँ, तो अब सुनिए अच्छे से, बिल्कुल। अब अच्छा लोग, बिल्कुल उसके दोस्तों ने आकर कहा सुरातन को क्या, जयमल को कहा, क्या चाल है, क्या डाल है, क्या बाल है? बोले ना कुछ नहीं समझाऊंगा, पहले ही कह रहा हूं, तो फिर तुम्हारी ढाल बिगड़ जाएगी, चाल बिगड़ जाएगी। पोलियो के जैसे चलोगे, जैसे भारमली चली थी, वो आडा टेढ़ा ऐसे हाथ रखते ना यहाँ पे, जैसे कमर भी टूटी हुई हो, और फिर वो टांगड़े ऐसे रखते जैसे पोलियो हो रखा हो, है ना? तो याद रखना, बीच में बोलो ही मत, अगर अच्छे से सुनना है तो। हाँ, नहीं बोलना है, समझदार, इसको सुनना है पूरा। तो अब अच्छे से देखिए, तो बिल्कुल बच्चा लोग कहा, मतलब सुरातन की जो पुत्री थी, अति सुंदर पुत्री थी, उसका जिक्र किया उसके दोस्तों ने। किसको? जयमल को। तो जयमल ने कहा, हम राजकुमार हैं, हमारे पापा ने उनको जगह दी है, तो वो साला हमें मना थोड़ी कर सकता है। सीधा जयमल ने फोन खड़खड़ाया, कौन से तण को? सुरातन ने को कहा हेलो। तो सुरातन ने कहा जी बोलिए। तो कहा, हम चित्तौड़ से रायमल जी के पुत्र बोल रहे हैं। जयमल। तो कहा जी बोलिए, राजकुमार जी बोलिए। तो कहा कि हमें आपकी पुत्री से विवाह करना है। तो सुरातन ने कहा बिल्कुल विवाह करेंगे, पर हमने भी एक क्या रखी है, शर्त रखी है, जाइए पहले टोडा जीत कर आइए और फिर हम खुद विवाह करेंगे। तो कहा नो, हमें विवाह करना है, कोई टोडा होडा नहीं जीतेंगे। भाई को फुर्ती थी। तो बच्चा लोग अब करे तो करे क्या? जयमल। अब जयमल ने कहा, तो अब सुरातन कहता है कि यार मेवाड़ के राणा जी ने हमें शरण दी है, कोई बात नहीं, रायमल जी का तो एहसान चुका नहीं सकते, चलो विवाह की बात है तो कर देते विवाह। किसका?
जयमल के सुरातन कहता अपने पुत्री का विवाह कर देते किसके साथ? जयमल के साथ। अब बच्चा लोग जयमल के साथ विवाह होने लगा। विवाह की बात की किसने? सुरातन ने कहा ठीक है जी, बिल्कुल आपका विवाह हो जाएगा। अब ये तो मामला डन हुआ। अगले दिन वापस जयमल को भटके आए तो कहा विवाह तो पता नहीं कब होगा, दीदार कर लूं पहले। वापस फोन लगाया किसको? सुरातन को। और सुरातन को कहा सुनो, हम आ रहे हैं। कहा? बदनोर। हम अपनी रानी को देखना चाहते हैं। तब सुरातन का भोगना खिसक गया। सुरातन ने कहा हम क्षत्रिय है, आप भी क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय कभी भी शादी के पहले अपनी पुत्री का मुंह नहीं दिखाता, आना मत। ये कह के फोन रख दिया। जयमल ने वापस कहा हम आ चुके हैं और आ रहे हैं, आधे रास्ते आ चुके हैं, अगर नहीं दिखाया तो ठीक नहीं होगा, बलपूर्वक ले जाएंगे। अब बच्चा लोग सुरातन ने कहा कि है मेवाड़ के राणा रायमल जी ने हमें शरण दी है, बिना फालतू के लड़ाई झगड़े होंगे, मार काट होगी, एक काम करते हैं मेवाड़ छोड़कर ही यहां से चलते हैं, कहीं और जाकर बस जाएंगे। तो बच्चा लोग सुरातन जी बदनोर से निकलते हैं, पर तब तक पहुंच जाता है कौन सा? मल। जयमल को पहले अच्छे से समझाया जाता, नहीं समझता, और वो जब देखने जाता है सुरातन की पुत्री को जबरदस्ती, तब सुरातन को गुस्सा आता है। सुरातन तलवार से काट देता है किसको? जयमल को। और साथ में सुरातन के साड़ा जी भी होते हैं रतन सिंह, दोनों मिलकर मारते किसको? जयमल को। अब ये बात रायमल के पास पहुंची। किसके पास? हाँ, अब रायमल के पास पहुंची कि जयमल को मार दिया किसने? बोलो। सुरातन ने। तो बच्चा लोग बिल्कुल जयमल को मार दिया। तो सुरातन को दरबार में पेश किया गया, हथकड़ियां पहनाकर पेश किया गया, और रायमल जी ने कहा हमने आपको शरण दी और आपने हमारे पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। तब बच्चा लोग सुरातन ने पूरी बात बताई रायमल जी को, कहा कि आपके पुत्र ने विवाह की बात कही तो हमने आपका लिहाजा लेकर विवाह भी तय कर दिया, पर आपके पुत्र ने सीमाएं लांगी और कहा कि मुझे रानी का, राजकुमारी का क्या देखना है? मुंह देखना है। बताओ आप अगर मेरी जगह होते तो क्या करते? तो बच्चा लोग रायमल ने कहा जयमल को उसके कर्मों की सजा मिल गई। अब बच्चा लोग ये बात जयमल वाली आग की तरह फैल गई पूरे मेवाड़ में कि इनके चक्करों में मारा गया, किनके चक्करों में आप विद्वान हो समझ जाओ। हाँ, तो बच्चा लोग अब ये बात उड़ती 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 कहां गई रे? और कुंभलगढ़ में थे कौन? बोलो रे। अरे कौन थे? पृथ्वीराज सिसोदिया के पास गई और पृथ्वीराज सिसोदिया को उसके मित्रों, पृथ्वीराज सिसोदिया को पता चला कि मेरा भाई छोरियों के चक्कर में मारा गया। तब बच्चा लोग पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपने सैनिकों को कहा थी कौन आ गए? तब सैनिकों ने वही बात कही, क्या चाल है, क्या ढाल है, क्या बाल है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने कहा ऐसी बात है। तो कहा तो कहा चलो। तब सैनिकों ने कहा तो कह रहे भाई बदनौर नहीं चलेंगे, हम चलेंगे कहा? टोडा। कहा चलेंगे? तो बच्चा लोग पृथ्वीराज सिसोदिया की वीरता के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उसके जैसी तलवार कोई चलानी नहीं जानता था। और पृथ्वीराज सिसोदिया के लिए टोडा को जीतना एक छोटी सी बात थी। सर आवड़ बावड़ की संधि 52 लिखी हुई है, तो 52 के आगे +1 कर दे, 53। आगे बढ़ो। अब सुनिए अच्छे से। तो बच्चा लोग अब क्या हुआ सुनना अच्छे से। तो बिल्कुल पृथ्वीराज सिसोदिया गए, वाह रे वाह। बोलो बेटे, सर कहानियां सुन रहे हैं, एक भी रिपीट नहीं कर रहे हैं, काम करो छापो है। मालवा गए थे? नहीं, मालवा गए थे तो तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? तो मैंने वाह रे वाह बोला तो आपको मालवा बोलना तो चाहिए। मैं आपकी परीक्षा ले रहा था कि कौन नींद में सो रहा है और कौन जगा हुआ है और किसको मिर्गी आ रही है।
सभी मिर्गी के पेशेंट्स हो। चलो अच्छे से देखो, गए वो कहां और ठोका लू ही लू। लल्लू का सिर्फ लू ही बचा। अब अच्छा लोग लल्लू को पीटा और लल्लू भाग गया। वाह रे वाह, भाग गया ना। अब टोडा पृथ्वीराज सिसोदिया ने जीत लिया। अब सैनिकों को कहा अब चलो नौर ही नौर। अब बदनौर गया पृथ्वीराज सिसोदिया और जाकर कहा किसको? सुरातन को। कहा कि टोडा साम्राज्य के राजा सुरातन, टोडा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाइए, यह क्या कर रहे हो? और मैं हूं रायमल जी का बड़ा पुत्र पृथ्वीराज। तब रायमल जी ने कहा, सॉरी, सुरातन जी ने कहा बहुत बहुत आभार आपका। तो कहा आभार आभार कुछ नहीं, लेकर आ क्या चाल है, क्या ढाल है को। तो बिल्कुल बच्चा लोग, सुरातन ने विवाह किया अपनी पुत्री कौन सी बाई? अरे बोलो कौन सी बाई रे? अब ताराबाई का विवाह हुआ कौन से राज के साथ रे? अब पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ विवाह हुआ ताराबाई का। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने कहा लॉन्ग ड्राइव पे चला है। कहा चले? हाँ, लॉन्ग ड्राइव ले चल। आजकल के नौजवान भी शादी करने के बाद पता नहीं कोई मून पे जाता है, जाते हैं ना। तो इसमें शर्माने की क्या बात है, जाते हैं ना। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने भी कहा चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। कौन सी ड्राइव? अब लॉन्ग ड्राइव पे जा रही है एक तो कौन सी बाई रे, और साथ में राजीराज। दोनों लॉन्ग ड्राइव पे गए। लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे थे, रास्ता था खतरनाक वाला। ये रास्ता था, ये तो एक दुर्ग था जिसका नाम था गढ़बीटड़ी। अरे कौन सा बीटड़ी? अब घटबीटड़ी को देखा कौन सी बाई ने रे? बोलो कौन सी बाई ने? अब ताराबाई ने जो ही गढ़बीटड़ी दुर्ग देखा तो कहा हाउ स्वीट। क्या कहा? कितना अच्छा और मनोरम दुर्ग है। अब बच्चा लोग बताओ ताराबाई ने प्रशंसा किसकी की? और मैंने तुम्हें कहा था पृथ्वीराज सिसोदिया भी कभी कभार फेंकने में। तो बच्चा लोग ताराबाई ने प्रशंसा की गढ़बीटड़ी की। तो पृथ्वीराज जी भी ऐसे ड्राइविंग करते करते कहा सुनो रानी सा। तो कहा बोलो। तो कहा हमें दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें पसंद आई है। कितनी? दो ही चीजें पसंद आई है। तो ताराबाई ने कहा कौन सी का? एक तो आप और एक ये गढ़बीटड़ी। तब ताराबाई को पता चल गया कि फेंक रहा है। ताराबाई ने कहा दूसरों के सामने फेंके तो फेंके, मैं भी ग्रेजुएट हूं, मैं झांप लूंगी, इनको पकड़ लूंगी। अब सुनना, वापस ताराबाई ने कहा कि आपके सामने दो है, यानी दो ही चीजें पसंद आई, एक तो ताराबाई और एक ये। अगर दोनों में से एक को चुनना हो तो क्या करोगे? पृथ्वीराज ने कहा मरा दिया, ये तो मेरे माता ऊपर वाली निकली बेटी। तो पृथ्वीराज तुम्हें पता ही है कैसी भी स्थिति में निकलना वो जानते हैं, फैकालॉजी करते ना, उनसे बच के रहना। अब अच्छा लोग, पृथ्वीराज जी सिसोदिया ने बिल्कुल कहा 1 मिनट बताता हूं, थोड़ा थूक के बताता हूं। तो बिल्कुल फॉर्चूनर से ऐसे ही दिमाग मुंह बाहर निकाला और कहा यार क्या जवाब दूं, और सोचकर कहा, दिमाग में सोच लिया, कहा ठीक है अगर हमें दोनों में से एक को चुनना पड़े तो हम आपको चुनेंगे। तब ताराबाई ने कहा चल जुट्टे। तो कहा कि हमारे चक्कर में छोड़ दिया कौन सा गढ़बीटड़ी। तो ये तो दगा हो गई किसके साथ? गढ़बीटड़ी के साथ। तब पृथ्वीराज जी ने कहा गली डपी। कहा हमने मांगा किसको? आपको, और आपके साथ आ गया कौन सा? गढ़बीटड़ी। तो कहा कैसे? कहा कि आज के बाद इसे गढ़बीटड़ी कहा ही नहीं जाएगा, इसे तारागढ़ कहा जाएगा। हमने तो मांगा आपको और आपके साथ आ गया ये तारागढ़। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए अगर फैकालॉजी भी करो ना, पृथ्वीराज जैसी करना, पर सावधान रहे, सतर्क रहे। ये मॉडर्न जमाना है।
भाई सुबह या शाम को दोपहर को बात करता है फोन पे और कहता है कि तू कहे तो चांद से तारे तोड़ लाऊं, तभी। या फिर होटल में बैठे रहते हैं, कहता है तू कहे तो चांद से तारे तोड़ लाऊं, तभी मकान मालिक उसी होटल में आ जाता है, कहता है भाई तारे बाद में तोड़ना, 2 महीने का किराया बाकी है, वो दे दे। तो सावधान रहे, सतर्क रहे। ये सब फैकालॉजी होती है कि तारे तोड़ दूंगा, वो कर दूंगा, ट्रेन के नीचे आ जाऊंगा। अगर कोई कहता है तो कह ले चल मैं आगे ले जाता हूं, तो कंप्लीट ना बोलो पता चला कि नहीं चला। अब आप कहोगे सर जी यहां पे पृथ्वीराज को तो मारना था, आपने तो इसका घर बसा दिया। अब सुनो, पृथ्वीराज की एक बहन थी जिसका नाम था आनंदाबाई। बोलो कौन सी बाई रे? आनंदाबाई का विवाह कर रखा था रोही ही रोही, और सिरोही में जिसके साथ कर रखा था उसका नाम था माल ही माल। अरे कौन सा माल रे? जगमाल के साथ विवाह हो रखा था किसका? अब आनंदाबाई के जगमाल के बनती नहीं थी। अब आनंदाबाई को क्या लाड से पाला था, प्रेम से पाला था किसने? पृथ्वीराज ने। मतलब रायमल के घर में पली बड़ी थी तो लाड से पाला था। तो होता क्या था कि आनंदाबाई कभी सब्जी में लूण तो कभी लूण में सब्जी डाल देती और खिलाती किसको? माल खा खा के परेशान हो गया। तो कभी कभार जगमाल, हाँ, तो बच्चा लोग एक दिन थोड़े ज्यादा जूत पड़ गए किसको? तो आनंदाबाई ने कहा अब सारी हदें पार, अब बुलाऊंगी मैं मेरे भाई पृथ्वीराज को। और पृथ्वीराज तुम्हें पता ही है किस नाम से जाना जाता था रे? और बच्चा लोग जगमाल को भी पता था साला जी बहुत खतरनाक थे, पर जिस समय आनंदाबाई ने कहा मेरे भाई को बुलाऊंगी तो उस समय थोड़े पृथ्वीराज जी, सॉरी जगमाल जी नशे में थे। तो कहा बुला दे, डर लगता है क्या? अब बुला दिया। कौन सी बाई ने? कौन से राज को? पृथ्वीराज को कहा। आनंदाबाई ने कहा ठोकते हैं। पृथ्वीराज आ गया कौन से? रोही। अब जगमाल जी को ये बात पता चली तो बच्चा लोग जगमाल जी बिना वाइब्रेट मोड के ही धुजने लगे। तब जगमाल जी ने कहा अब क्या करूं? तब जगमाल जी ने कहा मेरे फेवरेट साड़ा है, एक काम करता हूं स्वैग से स्वागत करता हूं। बढ़िया डीजे जे बुलाया और खुद नाच रहे थे, माला पहनाई। तो पृथ्वीराज जी का जो गुस्सा था वो क्या हो गया? शांत हो गया। अब बच्चा लोग पहले राजा महाराजाओं का समय था, तो शाम के समय में क्या हुआ था? खाने का आयोजन किया गया। अब खाने का आयोजन किया गया तो उस समय आपको पता ही है चलता था। तो बिल्कुल बच्चा लोग अब जगमाल और कौन? पृथ्वीराज दोनों बैठे खाना खा रहे थे। तब पृथ्वीराज ने बात छेड़ी तो कहा जगमाल जी बहन को मारते क्यों हो, ठोकते क्यों हो, लड़ाई क्यों करते? तब जगमाल जी ने कहा नहीं सर, बिल्कुल ही नहीं, हम नहीं मारते हैं। तब पृथ्वीराज जी ने जगमाल जी का वो जो हाथ था, हाथ उठाया और अपने सिर पर रखा कि हम आपके फेवरेट साड़ा है, कसम खाओ हमारी। तब जगमाल जी ने हाथ हटा लिया, कहा कसम नहीं खाएंगे। तो पृथ्वीराज जी का इसका मतलब ठोकते हो? तो कहा कभी कभार 2-3 मार देता है, ज्यादा नहीं मारते। तो पृथ्वीराज जी का बताओ गलत चीज है कि नहीं? कहा हाँ गलत है। तो कहा अब मारोगे? तब कहा अब नहीं मारेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो कसम वहीं पर खानी है जहां मजा है। हर जगह अब पत्थर जा रहा है, शादी का, सगाई का नारियल जा रहा है, आप कह रहे हो धोख दो। अब क्या नारियल को धोख दोगे? जहां कंडीशन बनती है वही धोख देना है। तो अब अच्छा लोग बिल्कुल जगमाल जी ने कहा मैं बिल्कुल अब लड़ाई झगड़े हमारे बीच में नहीं होंगे। अब अच्छा लोग बिल्कुल सो गए दोनों। रात को जगमाल उठा और जगमाल ने कहा कि मुझे मारने के लिए अपने भाई को बुलाया। भाई आया तो है पर अब कभी लौट नहीं आएगा, वापस लौट कर कभी भी नहीं आएगा। अब बच्चा लोग सुनना, कान खोल के सुन लेना सभी भी। बच्चा लोग एक बात सुनना, मां का जो साया देखा जाता है ना, मां के बाद वो बहन के अंदर देखा जाता है।
चाहे छोटी बहन हो चाहे बड़ी बहन हो। और ये रियलाइज आपको जिंदगी में 100% होगा। अभी तो बिल्कुल टेंशन ही मत लो, भाई बहन का जो अटूट प्रेम है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लड़ाई झगड़े नहीं होते तब तक मजा ही नहीं आता। मैं खुद इतना बड़ा हो गया हूं, मेरा मनी बैंक जो है मेरी बड़ी सिस्टर है। फोन करके कहता हूँ दीदी आज इतने पैसे चाहिए, कहाँ चाहिए, तो झूठ बोल जाता हूँ, दीदी भेज भी देती है। दीदी वापस मांगती है तो कहता हूँ कौन से पैसे, कैसे पैसे, किसको दिए, खाते में लिख दो, और लिख दो दिवालिया हो गए। यही तो प्रेम है, सही है कि नहीं है? तो बच्चा लोग, माँ के बाद जिसमें माँ का साया देखा जाता है वो बहन होती है। और कभी कभार जैसे हम भी कभी एग्जाम देने जाते हैं, सिस्टर की सगाई शादी जहाँ हो रखी है उस सिटी के अंदर हमारा एग्जाम सेंटर आता है, तो हम सिस्टर के घर पे रुकते हैं। सिस्टर को कहते हैं देख दीदी सुबह मुझे जल्दी निकलना है, मेरा एग्जाम है, 2 पारियों में है। तो सिस्टर सुबह 3 बजे उठकर हमारे लिए क्या बनाएगी, नाश्ता और प्लस साथ में खाना, चाहे हम खाए या नहीं खाए। सही है कि नहीं है? तो ऐसे ही बच्चा लोग, आनंदाबाई भी सुबह उठी क्योंकि पृथ्वीराज सुबह वापस निकलने को थे। तब आनंदाबाई ने अपने भाई के लिए क्या बनवाया, खाना बनवाया। कहा कि मेरा भाई बहुत दूर कुंभलगढ़ जाएगा तो बीच रास्ते में भूख लगेगी तो खाना खाएगा। तो बच्चा लोग बिल्कुल खाना बनवाया। तब बच्चा लोग जगमाल जब खाना बन रहा था तो गया किचन के अंदर और उसने जाकर खाने में क्या मिला दिया, जहर मिला दिया। और आई आनंदाबाई, और आनंदाबाई ने उस खाने की पोटली को बांधा और लाकर दे दिए किसको, पृथ्वीराज को, और कहा भाई बहुत दूर जाओगे, रास्ते में अगर भूख लगे तो ये खाना खा लेना। तो कहा जाता है आधे रास्ते तक पहुंचे तब बच्चा लोग याद आया भाई को कि हाँ बहन ने खाना भेजा, तो क्या खाते हैं, तो उसने विष युक्त खाना खाया जिसके कारण कुंभलगढ़ के समीप ही, वो चित्तौड़ नहीं गए, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था, कुंभलगढ़ की तरफ ही गए और कुंभलगढ़ के समीप उनकी क्या हो गई रे, मृत्यु हो गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो। अब बताओ, जयमल भी, पृथ्वीराज भी, अब रायमल जी टूट चुके थे पूरे। रायमल ने कहा मेरा पृथ्वीराज मारा गया, मेरा जयमल मारा गया, सांगा का कोई अता और वो जिंदा है या नहीं ये भी पता नहीं है। तब बच्चा लोग, सांगा ने चहु दिशाओं में अपनी सेनाएं भेजी, रायमल ने सेनाएं भेजी और कहा सांगा का पता लगाओ। तो एक सैन्य दल गया था अजमेर की तरफ। किस तरफ? अजमेर की तरफ गया। तो इत्तेफाक से उन्हीं पहाड़ियों में मिला करमचंद, और करमचंद पंवार को सैनिकों ने कहा एक आंख नहीं है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। तो कहा कौन है वो? तो पूरी बात बताई कि ये उनका पुत्र है। तो कहा मुझे रायमल जी से मिलाया जाए। तो बिल्कुल रायमल जी के पास गया तो पूरी उनसे बात जानी। कहा नहीं था कि मेरे पास है, अब वो पूरी जानकारी मतलब सत्यता पता चल गई उसे। तो वो चलकर आया किसके पास? सांगा के पास। और सांगा को कहा मेवाड़ के रायमल के राजकुमार राणा सांगा। ये बात कही तो सांगा ने कहा कि आपको कैसे पता चला? तो करमचंद ने पूरी बात बताई कि पृथ्वीराज भी इस दुनिया में, पृथ्वीराज भी नहीं है, जयमल भी नहीं है, और तुम्हारे पिता की हालत भी बहुत, आपको बुला रहे हैं कहा? मेवाड़। अब बच्चा लोग, राणा सांगा रवाना हुए वहां से। तब करमचंद पंवार की आंखों में बोलो क्या थे? अरे बोलो रे, अरे बोलो रे, हाँ आंसू थे। तब सांगा ने कहा रो क्यों रहे हो? तो कहा वो आप चले जाओगे मेरा क्या होगा? तो कहा कि एक वचन दो, एक वादा करो। कि क्या? कि दरबार में चोरियां नहीं करोगे तो साथ में लेके जाऊं, वरना नहीं लेकर जाऊं। तब करमचंद जी ने कहा बस हर जगह। करमचंद जी ने कहा, मैंने कहा ना तुम जहां बोलोगे वहां नहीं बताऊंगा। करमचंद जी ने कहा कि
छिनिक छिनिक करूंगा, थोड़ी थोड़ी करूंगा। तब का नहीं ले जाऊंगा, तब का तब बच्चा लोग बिल्कुल लेकर गए किसको रे? अरे बोलो, कहां लेकर गए? मेवाड़ और सांगा का फिर क्या हुआ? क्या हुआ? राज तिलक हुआ। और राज तिलक होने के पश्चात सांगा ने पहला काम किया, याद रखना, करमचंद को रावत की उपाधि प्रदान की और अजमेर की जागीर पूरी की पूरी दे दी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब फटाक से बताओ कॉपी में कहां तक लिखा था? हाँ जी। सर जी पृथ्वीराज जी तो राजा बन गए थे ना? राजा नहीं बने थे भाई, पृथ्वीराज सिर्फ तो सिर्फ कुंभलगढ़ में रहे थे, क्योंकि उन्हें दरबार से क्या कर दिया गया था? निष्कासित। फटाक से तीनों की खासियत, दो की खासियत तो लिखा दी ना, कौन किससे लड़ता हुआ मारा गया था? अरे लिखा दिया ना? हाँ जी। अब पृथ्वीराज सिसोदिया का एक पॉइंट लिख लेना। पृथ्वीराज सिसोदिया ने, लिखो फटाक से। सर मामादेव कुंड और मामदेव कुंड अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है। मामादेव कुंड जो है, याद रखना, ये तो कुंभलगढ़ में है जो हमने पढ़ाई था, और मामदेव नामक जलाशय या कुंड जो है वो वाणा ही वाणा सीवाणा में है। कंप्लीट ना? इस बात को ध्यान रखे। हाँ जी। फटाक से लिखिए। हाँ लिखो, पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी रानी ताराबाई के नाम पर, पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी रानी ताराबाई के नाम पर या ताराबाई की याद में गढ़बीटली दुर्ग का नाम, गढ़बीटली दुर्ग का नाम, बोलो क्या रखा रे? तारागढ़ दुर्ग रखा। सारंगपुर का वार कब हुआ? अब नींद खुली तुम्हारी सारंगपुर की? 1437 में। फटाक से लिख लो। लिख लिया? अब फटाक से लिखिए आगे। राणा सांगा, और राणा सांगा का शासनकाल लिख लीजिए फटाक से। लिख लिया राणा सांगा का शासनकाल? फटाक से सामान्य परिचय लिखिए। नहीं लिखा? 1509 से 1528। सामान्य परिचय या जीवन परिचय। पिता कौन थे रे? बोलो। राणा सांगा ऑब्लिक करके संग्राम सिंह। लिखो फटाक से। पिता रायमल, माता का नाम रतन कंवर, माता का नाम रतन कंवर। कौन सी कंवर? रतन कंवर। लिखो जन्म, जन्म 12 अप्रैल 1482, 12 अप्रैल 1482। पिता कौन हो गए? रायमल। माता का नाम कौन सी कंवर रे? जन्म कब हुआ था? 12 अप्रैल। ये इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि अभी जो ये रीट वाले एग्जाम हुए ना, उसके अंदर सांगा का एक पॉइंट पूछा गया था, तो आपके कई एग्जाम में नहीं पूछ ले क्योंकि महान योद्धा है। 1400। लिखो राज तिलक 24 मई 1509। लिख लीजिए फटाक से। अब लिखो नोट लगाकर, सांगा के, राणा सांगा के राज्य अभिषेक के समय
निम्न शासक थे। निम्न समकालीन शासक थे। समकालीन का मतलब समझते हो ना? हाँ जी, समकालीन शासक थे। फर्स्ट लिखोगे दिल्ली, ऑब्लिक करके वही आगरा, यानी हिंदुस्तान का केंद्र में उस समय किसकी सत्ता थी? सिकंदर लोदी की। यहां पर कई मरते हैं, कई क्या 99% मरते हैं यहां पे। इब्राहिम लोदी भी ऑप्शंस में होता है, सिकंदर लोदी भी होता है और बाबर भी होता है, पर पर्सन स्पष्टली कह रहा है कौन से अभिषेक के समय? तो राज्य अभिषेक के समय जो केंद्र के अंदर यानी आगरा पर जो शासक था, सुल्तान था, वो कौन था? सिकंदर लोदी। दूसरा लिखो, राती रात गुजरात में था महमूद बेगड़ा। कौन सा बेगड़ा? महमूद बेगड़ा। फिर लिखोगे नंबर 3, वारे वाह मालवा। मालवा का था नासिरुद्दीन खिलजी। नासिरुद्दीन खिलजी, फटाक से लिख लीजिए। यार इतनी इंग्लिश आती नहीं, कैसे पढ़ो? देसी आदमी हो गया ना। सर, आई कंसीडर माई सेल्फ वेरी लकी दैट आई एम रीडिंग हिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर यू। थैंक यू। ठीक ठाक पढ़ लेते हैं, आगे बढ़िए। वारेवा मालवा, मालवा का कौन था? नासिरुद्दीन खिलजी। लिख लिया ना? हाँ जी, फटाक से आगे बढ़िए और लिखिए उपाध्याय। उपाध्याय फास्टली लिखो, एकदम ऐसे लगना चाहिए कि अभियान पे जा रहे हो, पर ऐसे नहीं कि डॉक्टर की भाषा लिख दो और घर पे जाके खुद सोचो कि यार ये मैंने टैबलेट कौन सी लिख दी। यहां पे लिखो उपाध्याय, लिख लो हिंदू पथ। कौन सा पथ? हिंदू पथ। और फिर लिखोगे सैनिकों का, सैनिकों का कौन सा वेश? बगना वेश। हम जैसे डीजे के ऊपर गाना चलता है गोरी नाच से, हाँ नागोरी नाच से, जोधपुरी नाच से, अजमेरी नाच से, बेटे कह रहे नागोरी नाच से, क्यों जोधपुरी नहीं नाच सकती है? हाँ ये नागोरी है, हाँ नागोरी बैल, बिल्कुल। आवाज नहीं रे, फटाक से छापिए। नस्ले पढ़ोगे ना, नस्ले, हाँ उसमें नागोरी बैल सांड आएगा। हाँ आवाज नहीं। सैनिकों का भग्नावेश क्यों कहा गया? क्योंकि इनको कितने गांव लगे थे? 80 गांव लगे। कौन से युद्ध में रे? वारे वाह, हाँ ऐसे नहीं कि मालवा में लगे, वारे वाह मालवा, खानवा के युद्ध में। ये हो गए आपके उपाध्याय। और फिर लिखोगे युद्ध अभियान। क्या लिखोगे? युद्ध अभियान। देखो, अगर नंबर बटोरना चाहते हो और रणनीति के साथ स्टडी करना चाहते हो तो याद रखना, मेवाड़ जिनके ऊपर टिका हुआ है उनका ए से लेकर जेड फॉर जेब्रा तक पॉइंट याद कर लो। कुंभा मैंने आपको ए से लेकर जेड तक लिखाया कि नहीं लिखाया? अब कौन आ रहा है? सांगा का भी ए से लेकर जेड तक पॉइंट लिखा रहा हूं। तो ये जो महत्वपूर्ण राजा हुए ये फटाक से लिख लो। फटाक से लिखो। श्रृंगार दे का नहीं है क्या? ये रतन कंवर का। हाँ बिल्कुल भाई, पहले क्या होता था मैंने बताया था ना, राजा महाराजा खूब सारे विवाह करते थे, तो याद रखना रतन कंवर के पुत्र थे। युद्ध अभियान में पहला ही लिखो तोली ही तोली। कौन सा तोली? हाँ खातोली। खातोली का युद्ध लिखोगे 1517 और 18। राणा सांगा वर्सेस कौन सा लोधी?
इब्राहिम लोदी। फास्टली लिखो परिणाम, और परिणाम में लिखोगे सांगाक्की विजय। अब युद्ध अभियान आप छापते रहो। दूसरा लिखोगे डी बाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध? बाड़ी का युद्ध। ये बाड़ी कहां है रे? बिल्कुल, कब हुआ था? 1519 है। लिखो राणा सांगा वर्सेस, कौन था रे सामने? मियां माखन। कौन था रे? मियां माखन। और ये मियां माखन जो सेनापति था, किसका था? इब्राहिम लोदी का सेनापति। परिणाम में क्या लिखोगे? परिणाम में सांगाक्की विजय। छापते रहो फटाक से। फास्ट लिखिए। खातोली, और दूसरा हो गया कौन सा? बाड़ी। आ गए? कौन से अभियान पे गए थे? मर जाएगा तो सारे नागौरी। ये वकील है क्या तेरा? ये कह रहा गोपनीय अभियान पे गया था। आवाज नहीं, लिखिए फटाक से। लिख लिया? हाँ, बाड़ी का युद्ध लिखने के बाद सीधा लिखो गागरोन का युद्ध। कौन सा युद्ध? गागरोन का युद्ध। आगे बढ़ो। कौन सा रोण? और गागरोन कहां है रे? पता ही है आपको? हाँ, वही है, झालावाड़। कौन सा वाड़? हाँ जी। किन किन के बीच में हुआ था? राणा सांगा वर्सेस महमूद खिलजी। कितने नंबर रे? हाँ, परिणाम में लिखो किसकी विजय? सांगाक्की विजय। सांगाक्की विजय। और लिखोगे राणा सांगा ने चंदेरी के मेदिनी राय को क्या प्रदान की रे? शरण प्रदान की, तथा गागरोन की क्या प्रदान की थी? जागीर प्रदान की। फास्टली लिख लीजिए। हाँ बिल्कुल, देख लीजिए, आ गया तुम्हारे सामने। गागरोन ने साक्षात दर्शन दे दिए। अगले पॉइंट में लिखोगे एक और युद्ध होगा, डर ही डर। कौन सा डर? ईडर का युद्ध। और ईडर का युद्ध जो हुआ था 1520 में हुआ था। लिखोगे, ये युद्ध मैं तुम्हें इसलिए लिखा रहा हूं, चाहता तो सिर्फ 2 ही युद्ध लिखा था, मुख्य युद्ध, पर मैं चाहता हूं कि भाई सांगा के युद्धों का क्रम पूछ ले, तो आपके गलत नहीं होना चाहिए। कंप्लीट ना? फटाक से लिखो राणा सांगा वर्सेस गुजरात का मुजफ्फर शाह। कौन सा शाह? मुजफ्फर शाह। परिणाम में लिखोगे
सांगाक्की विजय। अब लिखोगे याना ही याना बयाना का युद्ध। ये बयाना कहां है रे? कौन सा पुर? कब हुआ था युद्ध? 16 फरवरी 1527। किनकी के बीच में हुआ था? राणा सांगा वर्सेस मेहंदी ख्वाजा। कौन सा ख्वाजा? जो सेनापति था किसका? बाबर का। किसका रे? बाबर का। बताओ किसकी विजय होगी? सांगाक की अंतिम विजय। फटाक से लिख लीजिए। ईडर कहां है? याद रखना, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री, तब उसी दरमियान हम पढ़ेंगे। याद रखना, ईडर भी आएगा, विजयनगर भी आएगा और दाता भी आएगा। ये तीनों क्षेत्र जो थे ये हमारे राजस्थान के ही भाग थे पहले पुराने समय में, यानी राजवंशों के समय। और जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो ये तीनों क्षेत्र जो थे गुजरात से सीमा पर लगे हुए थे, और इनकी भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक भी जो मेल मिलाप था वो किससे था? तो उनको दे दिया गया। फटाक से लिखिए, लिखिए फटाक से। लिखिए जल्दी से। लिख लिया सभी ने? अरे लिख लिया क्या? पीछे चंदावड़ भाग, क्या बात है। मध्य भाग, अच्छा। और हरावल, अच्छा। और छोरियों वाला तो साइलेंट मोड में। हाँ, साइलेंट मोड में ही रहना है। दांत निकालने में नंबर 1, गप्पे ठोकने में नंबर 1, और पूछे तो नहीं बोलेंगे सर। छापो जल्दी से, आगे बढ़ो और हेडिंग डालो। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। पहले लिख दो खानवा युद्ध की तैयारी। खानवा युद्ध की तैयारी, बिल्कुल दोनों सेनाएं तैयारी करेगी। दोनों सेनाएं तैयारी करेगी, तो दोनों सेनाओं का हम बिल्कुल लिखेंगे कि किस सेना की तरफ से किस किस ने भाग लिया और क्या क्या रणनीति अपनाई थी। तो लिखो सांगाक की युद्ध तैयारी। हाँ बिल्कुल, 1519 में 2 युद्ध हुए थे। एक तो हुआ बाड़ी का और दूसरा हुआ कौन सा? गागरोन का। फास्टली लिखे सांगाक की युद्ध तैयारी। लिख लिया? फास्टली लिखो। सांगा ने खानवा के युद्ध में भाग लेने हेतु राजपुताना के सभी राजाओं को क्या किया रे? आमंत्रित किया। जिसे कौन सी पर्वण कहा गया? पाती पर्वण। पाती पर्वण परंपरा कहा गया। वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, याद रखना। कौन सा पर्वण? पाती पर्वण परंपरा कहा गया। अब फटाक से लिखो, भाग लेने वाले शासक। फर्स्ट मारवाड़। कौन सा?
मरोगे सभी के सभी। राव गंगा, और राव गंगा ने सहायता की और राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजी। तो सवाल जैसे पूछे वैसे उत्तर देना है। सवाल अगर पूछे कि खानवा के युद्ध में मारवाड़ के किस राजा ने सैनिक सहायता की, तो उस समय गंगा जिंदा था। गंगा ने सहायता की राजा ने, और जिसके नेतृत्व में सेना भेजी वो था कौन सा देव, इस बात को ध्यान रखें। तो मारवाड़ का शासक कौन था, और राव गंगा ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी, मालदेव के नेतृत्व में क्या भेजी, सेना भेजी। अगला पॉइंट ऐसे ही नेर बीकानेर, बीकानेर के किस राजा ने सैनिक सहायता की रे, बोलो, कल्याण मल ने, जो शुद्ध गलत है, राव जेतसी ने। किसने रे, उस समय राजा राव जेतसी थे, और राव जेतसी ने जिसके नेतृत्व में सेना भेजी उनका पुत्र था कौन सा मल, कल्याण मल के नेतृत्व में क्या भेजी, सेना भेजी। लिख लो फटाक से। उसके बाद नंबर 3 लिखोगे झगनेर। कौन सा नेर, झगनेर। और ये झगनेर कहां, भरतपुर। और झगनेर का जो था कौन सा परमार, अशोक परमार। बाद में इसे एक जागीर दी जाएगी उपरमाल बिजोलिया की। कंप्लीट ना, फटाक से लिखिए आगे। नंबर 4 आमेर का कौन था रे, पृथ्वीराज कछवा। आगे बढ़ोगे नंबर 5 रोही सिरोही का कौन था रे, एक भी नहीं बोल रहा, सब साइलेंट मोड में है। पहली बार पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं। सिरोही का कौन था, नंबर 6। फिर लिखोगे सादड़ी का कौन था रे, जाला अज्जा। फिर लिखोगे गुंदा ही गुंदा, हाँ कोई केरी गुंदा मत लिख देना, गुंदा ही गुंदा। और गोगुंदा का था जाला सज्जा, जाला। अब ये तुम्हें सजा देगा, अच्छे से याद रखना, झाला अज्जा और झाला सज्जा। अगले पॉइंट में लिखो 8 नंबर गागरोण। गागरोण की जागीर किसे दी थी रे, मेदिनी राय। चंदेरी भी लिख देना आगे, क्योंकि ये चंदेरी के भी थे पहले और फिर सांगा के पास आए, तो उन्हें जागीर दी गई कहां की, गागरोण की। उसके बाद लिखोगे गढ़ ही गढ़, वागड़ का कौन था रे, फिर लिखो नंबर 10 देवलिया। कौन सा लिया, देवलिया के थे रावत बाग सिंह। कौन से सिंह, बाग सिंह। नंबर 11 मेड़ता का लिखोगे जयमल। कौन सा मल, जयमल मेड़तिया या जयमल राठौड़। खूब है। 12 नंबर पर लिखो महमूद लोधी। 13 नंबर पर लिखो हसन खां मेवाती। बस, कौन सा, हसन खां मेवाती।
आवाज नहीं रे, लिख लो ये। फास्टली लिखो, ये याद रखने बच्चा लोग। हाँ, एक लिखो ना, जो वन एंड ओनली, जिसने विकट समय में शरण दी, उसको तो लिखना ही भूल गए। अजमेर का करमचंद लिखो, अजमेर का करमचंद पंवार। अजमेर करके लिखो करमचंद पंवार। लिख लिया। अब ये तैयारी हो गई किसकी बोलो? सांगा की। सांगा की सेना में बहुत खतरनाक योद्धा थे, पर याद रखना बच्चा लोग, आप भी यही समझ लो, आप जो जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये कोई खानवा के युद्ध से कम नहीं है। अच्छे से ध्यान रखना, खानवा के युद्ध में तो सैनिकों का जो अनुपात था, कुछ विद्वानों ने 1:2 बताया, तो कुछ विद्वानों ने 3:1 बताए। 3:1 का मतलब समझते हो? यानी सांगा के पास कितने थे? 3, और बाबर के पास, तो भी जीता कौन? तो कोई मायने नहीं रखता कि एग्जाम में कितने फॉर्म फिलअप हुए, एग्जाम में कितने फॉर्म फिलअप हुए, कितने कैंडिडेट आ रहे हैं। मायने ये रखता है कि तुम्हारी तैयारी कैसी है, तुम्हारी युद्ध नीति कैसी है। इस बात को ध्यान रखना। इस युद्ध को बाबर ने जीतने के बाद गाजी की उपाधि ग्रहण की, और तुम भी ये रण क्षेत्र अगर जीतते हो तो डीसी ही डीसी, हाँ, की उपाधि ग्रहण करोगे। करोगे क्या? कौन कौन करोगे? हाथ खड़े करना। हाँ सर, हाथ खड़ा करने में क्या जाता है, फटाक से लिखिए। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राणा सांगा की तरफ से, राणा सांगा की तरफ से राणा सांगा की तरफ से 7 प्रथम श्रेणी के राजा वागड़ के उदय सिंह है भाई, 7 प्रथम श्रेणी के राजा 9 राव और 104 सरदार लड़े थे। प्रथम श्रेणी के राजा कितने हैं? 7, और राव कितने हैं रे? 9, और सरदार कितने हैं रे? ये जानकारी किसने दी? कौन से टॉड ने? अब हेडिंग डालो, बाबर की युद्ध तैयारी। बाबर की हाँ जी बिल्कुल, बताया था ना मैंने, करमचंद को कहाँ की जागीर दी गई और कौन सी उपाधि दी गई? रावत की। अब लिखिए फटाक से, बाबर की युद्ध तैयारी। लिखो, बाबर ने खानवा के युद्ध को, सिरोही में कौन है? सिरोही में अखेराज है, याद रखना। लिखो, बाबर ने इस युद्ध को कौन सा युद्ध घोषित किया था रे? जिहाद का युद्ध घोषित किया। कौन सा? जिहाद का युद्ध घोषित किया। कोष्टक में लिखोगे धर्म का युद्ध। कौन सा युद्ध? धर्म का युद्ध। अगले पॉइंट में लिखो, बाबर ने राजस्थान में पहली बार
खानवा के युद्ध में बंदूकों व किसका तोपों का प्रयोग किया? किसका रे? हाँ, तोपों का प्रयोग किया। बंदूकों व तोपों का प्रयोग किया। फिर लिखोगे बाबर के पास कितने तोपची थे रे? पास 2 तोपची थे। तोपची का मतलब समझते हो ना? हाँ, तोप दागने वाले, चलाने वाले नहीं, दागने वाले। फर्स्ट लिखोगे मुस्तफा। कौन से भाई थे? मुस्तफा। और दूसरे थे उस्ताद अली। कौन सा अली? उस्ताद अली। एक विशेषतः युद्ध नीति भी अपनाई थी। कौन सी नीति? युद्ध नीति अपनाई, और युद्ध नीति का नाम था तुलुगमा युद्ध नीति या तुलुगमा पद्धति, जो युद्ध में घूम घूम के सैनिकों के ऊपर अटैक करती थी। तुलुगमा पद्धति। सर सिरोही में कौन? सिरोही से है अखेराज, भाग लिया था सिरोही से। अखेराज ने इस युद्ध में क्या लिया था? भाग लिया था। ओके, चलिए। यानी राणा सांगा ने कहा कि अब जो युद्ध होने वाला है वो सिर्फ मेरा ही युद्ध नहीं है, वो राजपूताना के हर राजा का युद्ध है। और सांगा ने कहा मैं चाहता हूं कि इस युद्ध में हर रियासत का राजा आए और मेरे साथ लड़े, क्योंकि उधर बाबर आ रहा था। बाबर अपने धर्म को सुरक्षित कर रहा था। तब बच्चा लोग राजपूताना के सभी राजाओं ने कहा नहीं, बिल्कुल हमें सहायता देनी चाहिए। किसको? और सांगा को तो सहायता देनी ही पड़ती, क्योंकि सांगा का वर्चस्व जो था खतरनाक और धुआं। सांगा के दरबार में मारवाड़ के राजा उपस्थित होते थे। सांगा के दरबार में आमेर के राजा सामंत बन के उपस्थित होते थे। इतना दम था किसमें? सांगा में। नहीं आए तो जूते नहीं ठोके सांगा। बिल्कुल, ये फैक्ट है। तभी तो देखो हर एक रियासत से अपने सैनिक ले लेकर आए कि नहीं आए। ये वर्चस्व था, ये स्वैग था किसका? सांगा का। उस समय पूरे हिंदुस्तान में 2 ही नाम गूंज रहे थे। एक तो सेंट्रल के अंदर बात करें तो मुगल सम्राट बाबर, और पिछले इधर उत्तर भारत के अंदर एक ही नाम राणा सांगा। बाबर ने खुद ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा था कि भाई क्या खतरनाक था। कौन? सांगा। हमारे सैनिकों की हालत खराब कर दी थी बयाना में। किसी का कान काट दिया, किसी का आधा भोगना काट दिया, किसी का आधा पेट काट दिया। मतलब बयाना के युद्ध में रणनीति क्या अपनाई थी सांगा के सैनिकों ने? सांगा ने तो कहा जाओ युद्ध करो और विजय होकर लौटो। तब सैनिकों ने कहा नहीं, विजय होकर नहीं लौटेंगे। तो सांगा ने कहा जूते खाओगे। तो कहा कि हम ऐसा काम करके आएंगे कि दुश्मनों को ना तो मरने देंगे ना जिंदा छोड़ेंगे। तो सांगा ने कहा कहना क्या चाहते हो? कहा किसी का भोगना आधा काटेंगे, किसी का हाथ काटेंगे, किसी का नाक काटेंगे, किसी का आधा मुंह काटेंगे। यानी वो चाहकर भी मर नहीं पाए और चाहकर भी जी नहीं पाए, अधमरे कर देंगे। और जब वो पहुंचेंगे कहां? बाबर की मुख्य सेना के पास, तो मुख्य सैनिक इनकी हालत देखकर कांप जाए कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे ट्रेन के। पर मेवाड़ी सरदारों से युद्ध ऐसा ही हुआ। जब बयाना के सैनिक घायल अवस्था में, घायल क्या अधमरी अवस्था में पहुंचे कहां? बाबर के पास। तो बाबर ने इन सैनिकों की हालत देखी और मुख्य सेना ने भी बयाना से आए हुए सैनिकों को देख लिया।
वो कांपने लगे थे। उन्होंने कहा कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। मतलब मुख्य सेना ने मना कर दिया कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। यार देख हालत की, मार देते तो कम से कम भला तो होता। अब ये न तो जी पा रहा है ना मर पा रहा है, टांगड़े ठिड़ ठिड़ के वो सब झुकेगा नहीं साला। वो टांगड़ा कैसे ठिड़ता है, वहां रियलिटी में ठिड़ रहे थे और उसका तो कंधा झुका हुआ था, उनके हमेशा के लिए झुका दिए। ये टेढ़ का था ना, पूरा बाढ़ निकाल दिया ऐसे। तो बच्चा लोग कहने का मतलब मुख्य सेना डर गई थी। तब बाबर गया, अपने सभी सैनिकों को इकट्ठा किया और कहा कि हिंदुस्तान में अगर हमें बना रहना है तो मेवाड़ी सरदारों से युद्ध लड़ना होगा, युद्ध लड़ना पड़ेगा। तब बच्चा लोग बाबर ने कहा कि अगर हमने मेवाड़ी सेना को पराजित कर दिया तो हिंदुस्तान में हमारी स्थायी सत्ता स्थापित हो जाएगी। बोलो युद्ध लड़ने चलोगे? एक भी सैनिक नहीं बोला। तो बाबर ने कहा मुझे वापस जाना पड़ेगा हिंदुस्तान छोड़कर फरगना। कौन सा गना? यानी उज्बेकिस्तान के अंदर एक छोटी सी जागीर थी बाबर की, फरगना। अब चलो ये बात हुई, तब बाबर ने दिमाग लगाया और बाबर ने वापस आकर कहा सैनिकों, अगर तुम खानवा का युद्ध यानी मेवाड़ी सेना से लड़ने चलते हो तो मैं युद्ध जीतने के बाद तुम सबको एक एक सोने की मुद्रा दूंगा, चलोगे? तब सैनिकों ने कहा नहीं चलेंगे। तो कहा अब क्या दिक्कत है? तब कहा कि वहां से जिंदा बचकर आएंगे तो तेरी सोने की मुद्रा लेंगे। सैनिकों ने मना कर दिया। बाबर ने कहा बेटे गजब है ये तो। बाबर वापस गया, बाबर ने दिमाग लगाया, बाबर वापस आया और कहा सैनिकों, तो कहा बोलो। तो कहा अगर तुम मेवाड़ी सेना से युद्ध लड़ने चलते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर जितने कितने भी कर लगते हैं उन सबको माफ कर दूंगा, चलोगे? सैनिकों ने कहा नहीं चलेंगे। तो कहा अरे अब क्या दिक्कत है, कर, अभी माफ कर रहा हूं, कर दिए। तो कहा सैनिकों ने कहा कितना कर ले रहे हो अभी? तो कहा 5 रुपया। तो कहा 15 रुपया लगा दो, कम से कम जिंदा रहेंगे तो तुम्हारा कर देते रहेंगे। वहां बचे ही नहीं तो कौन सा कर तुम माफ करोगे? हम तो कर देंगे, 20 रुपए कर दो, 5 हमारी तरफ से। अब बच्चा लोग बाबर ने कहा अब क्या करो? तो बच्चा लोग बाबर क्या, पहले बाबर की एक बहुत बुरी आदत थी। बाबर की बुरी आदत ये थी कि वो हद से भी ज्यादा शराब पीता था। क्या पीता था? अब शराब पीकर, ये बुरी आदत नहीं थी, शराब पीना बुरी आदत नहीं है, पर वो शराब पीकर, भयंकर शराब पीकर वो सैनिकों के बीच में जाता और सैनिकों को कहता एंटरटेन करो, मुझे हंसाओ। अब बेचारे सैनिक नाचते। क्या करते? किसके सामने? बाबर को हंसी नहीं आती थी। तब बाबर खुद सैनिकों के साथ जाकर डिस्को डांस नाचता तो भी मजा नहीं आता। तब बाबर अपनी तलवार निकालता, डीजे बजता रहता, ले नाच का, तलवार से सैनिकों के भोगने उड़ाता और कहता मजा आया, नाचो। यानी वो इंटरटेन के दौरान सैनिकों को मौत के, तो अंग्रेज किया, सैनिक इसके इस आदत से भी बहुत परेशान थे। तो बाबर आया वापस और कहा सैनिकों, आप मेरी एक बुरी आदत से परेशान हो तो मैं शराब पीना छोड़ देता हूं तो एक भी सैनिक मारा नहीं जाएगा। बोलो अब युद्ध लड़ने चलोगे? सैनिकों ने कहा नहीं चलेंगे। तो कहा अब क्या दिक्कत है, शराब पीना छोड़ रहा हूं मैं, तुम्हें मार देता। तो कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी 5 लीटर पी रहे हो, 10 लीटर पियो, इंटरटेन करोगे तो एक दिन के 15 सैनिक मरेंगे, पिछले वाले कुछ दिन तो जिएंगे, वहां गए तो ना जिएंगे ना मरेंगे, नहीं चलेंगे। अब बच्चा लोग बाबर ने कहा ऐसे बात बनने वाली। तब बच्चा लोग बाबर आया, अपने
देश के अपने धर्म के झंडे को लेकर और झंडे को सैनिकों के सामने फेंक दिया। तब एक भाई लूला लंगड़ा था, कूद कर ऐसे डाइव लगा के पकड़ा और कहा इसको क्यों फेंका। तब बच्चा लोग, बाबर ने कहा यही होगा, ये धर्म अब खतरे में है, ये धर्म अब खत्म होने वाला। और तुम क्या सोचते हो कि मैं सत्ता के लिए लड़ रहा हूं? नहीं, मैं अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ रहा हूं। तुम सब चले जाओ फरगना। कहां चले जाओ? मैं अकेला मेवाड़ी सेना से लड़ूंगा और लड़ता हुआ मारा गया तो ऊपर जाऊंगा तो मुझे पूछेगा तो मैं कहूंगा छाती ठोक के कि मैं किसके लिए लड़ा? धर्म के लिए लड़ा। जब धर्म का नाम दिया तो उन्हीं लूले लंगड़े और मुख्य सेना के अंदर जान आ गई और सैनिकों ने कहा अब मरेंगे तो धर्म के नाम पर लड़ेंगे और मरेंगे। तो ऐसे करके अपने घायल सैनिकों को, बयाना के घायल सैनिकों को और मुख्य सेना को तैयार किया। तो देख लो पॉइंट लिखा है कि नहीं लिखा है? अरे लिखा है ना, पहला पॉइंट देखो, कौन सा युद्ध घोषित किया। अब अच्छा लोग, बिल्कुल सेना प्रस्थान हुई और धुआंधार और खतरनाक क्या होगी? लड़ाई। अब फटाक से लिखिए खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध सरदारों की संख्या कितनी लिखी रे? हाँ, 104 सरदारों की संख्या है। हाँ, एक स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहा है, सैनिकों हाउस द जोश, उनका जोश ढीला था, ऐसा नहीं था, ऐसा हमारे सैनिकों में था। उधर बाबुल ने खूब कहा ना चलोगे क्या? सैनिकों ने कहा नहीं चलेंगे। तो कहा वहां जोश था ही नहीं। कंप्लीट ना, आगे बढ़िए। हाँ, क्या लिखा? खानवा का युद्ध। और खानवा के युद्ध में तारीख लिखो 17 मार्च 1527। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। और खानवा के युद्ध में सीधी तारीख लिखो कितना मार्च? 17 मार्च 1527। सीधा लिखोगे राणा सांगा वर्सेस किसके बीच में रे? बाबर। परिणाम में लिख लो बाबर की विजय। देखो फास्ट लिखोगे थोड़ा। अब ये लिखने के बाद लिखो महत्वपूर्ण बिंदु। अकबर की तरफ से भाग लेने वाला भाई, अभी अकबर कोई अत्ताथार कोई पता था? पेट में भी नहीं था वो। आवाज नहीं रे, लिखो लिखो जल्दी से लिखो। क्या लिखा? महत्वपूर्ण बिंदु। पहला ही पॉइंट लिखो, जब राणा सांगा खानवा के युद्ध में, जब राणा सांगा, फास्ट लिखोगे थोड़ा, जब राणा सांगा खानवा के युद्ध में बेहोश हो गए थे, जब राणा सांगा बेहोश हो गए थे, तब जाला अज्जा ने, किसने? जाला अज्जा ने सांगा का, राणा सांगा के साथ कितने सरदार थे? याद रखना 104 सरदार। पूरा लिखाया था ना मैंने। प्रथम श्रेणी के राजा कितने? राव कितने? और कितने सरदार? ओके, पीछे जाकर देखो, पीछे देखो, पीछे आगे बढ़ो। क्या लिखा? जाला अज्जा ने सांगा का राज चिन्ह ग्रहण किया, राज चिन्ह धारण किया, लिख लो
धारण किया। खानवा जो है याद रखना, भरतपुर, हाँ ये भी लिख लो। खानवा जो लिखा ना, खानवा के आगे जहां लिखा है मैं बता देता हूं, पाप मत काटना कॉपी का। खानवा के ऊपर ऐसे एरो करके लिख लो, रूपवास तहसील, कौन सा पुर? भरतपुर। रूपवास तहसील भरतपुर। बोलो लिख लिया? हाँ जी, आगे बढ़िए। क्या लिखा? कर लिया। लिखो, राणा सांगा को खानवा के युद्ध से, राणा सांगा को खानवा के युद्ध से घायल अवस्था में, घायल अवस्था में, घायल अवस्था में मारवाड़ के मालदेव, मारवाड़ के मालदेव, सिरोही के कौन से राज? अखेराज। अरे भाई प्रमोद, जब राणा सांगा का इतिहास पढ़ोगे ना तो याद रखना, राणा सांगा इतने बड़े महान योद्धा थे और वीरता कभी भी परिवार के सामने और अपनों के सामने नहीं दिखाई जाती। इस बात को ध्यान रखना। राणा सांगा का व्यक्तित्व इतना खतरनाक था कि जोधपुर जैसी रियासत का राजा उनके दरबार में उपस्थित होता था और सांगा के कहे अनुसार जी हुक्म कहकर काम करते थे। आमेर के अंदर जो कछवा हुए, नाम आया ना पृथ्वीराज कछवा, ये कछवा जो थे ये सामंत थे। सामंत को कहते हैं नौकर। क्या थे? नौकर थे। इतना वर्चस्व था और सांगा ने मेवाड़ की साम्राज्य सीमा मेवाड़ से लेकर आगरा तक फैला दी थी। यानी मेवाड़ यानी उदयपुर और सिरोही, ये वागड़ प्रदेश पूरा से लेकर आगरा तक उस समय साम्राज्य फैला हुआ था। किसका? सांगा का। और उस समय 16वीं सदी के अंदर दो ही नाम गुंजे थे, बरहिबर और उत्तर भारत में राणा सांगा। बहुत खतरनाक व्यक्तित्व था इनका। मैंने कहा ना, जब डीजे पर हम नचते हैं, हमारा फेवरेट गाना जैसे बैठे हुए हैं और डीजे पर कोई हमारा फेवरेट गाना बज गया तो हम नाचेंगे नहीं तो भी बैठे बैठे ऐसा भोगने को हिलाएंगे, टांगड़े को पटकेंगे, मजा आता है। तब कहा जाता है कि सांगा जब युद्ध में लड़ते थे तो वो भूल जाते थे कि मैं लड़ाई कर रहा हूं या क्या कर रहा हूं। इस युद्ध में इनका एक हाथ कट गया, एक पैर कट गया और सिर में आकर तीर लगा और शरीर पर 80 घाव लगे, तो भी वो लड़ते रहे और सिर में तीर लगने की वजह से वो घायल हो गए थे। दूसरे योद्धा तो शरीर पर कवच पहनकर जाते थे। सांगा कहते थे कि शरीर पर भार पहनकर युद्ध करना ये कोई वीरता नहीं है, हम बिना कवच के जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। ऐसे थे कौन? राणा सांगा। बढ़िया, आगे क्या लिखा? हाँ, पहला मालदेव लिख लिया, दूसरा सिरोही का अखेराज। लिखो अशोक परमार। राणा सांगा जब युद्ध में क्या हो गए थे? घायल हो गए। तब मारवाड़ के मालदेव, सिरोही के अखेराज और अशोक परमार बचाकर बसवा दौसा लेकर गए। बसवा नामक स्थान जो है कहां है? दौसा। बसवा दौसा लेकर गए। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? अगले पॉइंट में लिखो, पृथ्वीराज कछावा कहां के थे? हाँ, पृथ्वीराज कछावा इस युद्ध में लड़ते हुए
मारे गए, लड़ते हुए मारे गए। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? एक पॉइंट और लिख लो। बाबर ने इस युद्ध को जीतने के पश्चात, बाबर ने इस युद्ध को जीतने के पश्चात किसकी उपाधि ग्रहण की रे? गाजी की उपाधि ग्रहण की। गाजी की उपाधि ग्रहण की। चलिए पिछला वाला पढ़ेंगे। कल भी आपकी क्लास धुआंधार और खतरनाक रहने वाली है, क्योंकि कल पढ़ेंगे वीरवर महाराणा